नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। आज के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री मुकुट बिहारी जी, सहकारिता मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहला हम सवाल लेंगे, उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों के हालात पिछली सरकारों में बहुत खराब थे, लेकिन वर्तमान सरकार में भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियां नहीं बदली हैं। आज भी कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं, तो इसकी क्या वजह मानी जाए? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आप ये मान कर चलें कि जिस समय हमारी सरकार आई थी उस समय 16 वीक बैंक ऐसे थे जिनकी स्थिति ये थी कि जमा लोगों का पैसा वो नहीं दे पा रहे। 30 साल से लोगों ने अपनी पूंजी जमा की थी और उसको वापस मांगते थे तो नहीं मिल पा रहा था। और ये आप मान लीजिए कि सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ। कारण बैंक माने विश्वास, और तभी आदमी पैसा जमा करता है। यदि उसका हम पैसा नहीं दे पा रहे थे तो आप मान कर चलें कि बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे थे। मैं जैसे मैं पहुंचा, मुझे जानकारी हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये तो बड़ा वो कष्टकर है, और मैंने तुरंत योजना बनाई कि इनको कुछ मिलना चाहिए। उस समय विभाग ने हाथ खड़े किए तो भी 5% प्रति तीसरे माह देने की हमने रचना किया। 5% प्रति तीसरे माह देने की रचना किया तो हमसे तमाम लोग कहते थे आप भीख नहीं दे रहे हैं, मेरा पैसा जमा है वो दे रहे हैं। लेकिन उनसे हम हाथ जोड़ के कहते थे 30 साल में कुछ नहीं मिला, हम 5% दे तो रहे। और आज की स्थिति यह है, आज हमारे सबके सब 16 बैंक, इन 16 बैंकों में से 9 बैंक ऑन डिमांड सबको पैसा देने की स्थिति में हैं। रेस्ट जो बचे हैं उनकी स्थिति यह है कि वो 25% प्रति तीसरे माह देते हैं। माने अब किसी का पेंडिंग नहीं रहने वाला, हम सबका पैसा दे रहे हैं। साथ ही साथ पिछले महीने तक हमारे 7 बैंक, इन 16 वीक में से बैंक में से 7 बैंक लाभ में हो गए थे, और बस्ती कल आ गया इसलिए 8 बैंक अब हम लाभ में हो गए। 16 में से हमारे 8 बैंक लाभ में हैं। अब लगातार हमारे बैंक लाभ में आ रहे हैं। बिजनेस भी, व्यापार भी शुरू किया है। इन बैंकों की आय बढ़े और उसके लिए है कि समितियां थोड़ी खड़ी हो जाएं, क्योंकि बैंकों की जान है समितियां बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गई। हमारे पास 7-4-7-9 समितियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश समितियां घाटे में हैं, बंद हैं। बंद को तो अभी हम नहीं शुरू कर पाए, एक आध को अपवाद छोड़कर, लेकिन घाटे वाले को हम उबारना चाहते हैं। और उसके लिए हमने किया है, उनको जो नियमित उनके व्यापार हैं, जैसे खाद बेचना, धान खरीदना, गेहूं खरीदना, इतने मात्र से उनकी जीविका पूरी नहीं होती। हमारे पास जगह है, हमारे पास व्यक्ति है, हमारे पास ग्राहक है, नहीं है तो योजना और पैसा। हम लोगों ने तय किया कि योजना नहीं बनाएंगे और देंगे। आज अभी ये MOU हुआ है बिजली विभाग से कि उनका जो बिल है उसको हम करेंगे। हमने MOU किया है पतंजलि वालों से कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट जो गांव में नीड, जिनकी आवश्यकता होगी, उनको बेचेंगे। तीसरा हमारा विषय है, आज जैसे हम खाद बीज की चर्चा करते हैं, जैसे हम गेहूं धान, ऐसे आज के दिनों में पशु आहार भी हो गया है जी। क्योंकि गांव में अब केवल लोग वो पशु पाल रहे हैं जो दूध देने वाले हों, और दूध देने वाले पशुओं को लोग पशु आहार देते हैं। उस पशु आहार का भी हम काम शुरू कर रहे हैं। ये सारे काम शुरू करके यदि समितियों को हम जिंदा कर लेंगे तो समिति खड़ी हो गई माने बैंक खड़ा हो गया। मंत्री जी, साधारण सहकारी समितियां जो हैं वो आज भी उत्तर प्रदेश में जो खेती है, किसानी है, उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन साधारण सहकारी समितियां बंद होती गई, घाटे में गई। इसी के साथ कृषि पर भी बड़ा असर पड़ा है। तो इसको थोड़ा सुधार हो इसमें और वापस वही व्यवस्था में आ जाएं ये समितियां, इसके लिए कुछ खास और तैयारी? मैं आपसे आग्रह कर रहा था, बता रहा था आपको कि इन समितियों को ही जिंदा करने के लिए हम लोग दूसरे काम भी उनको दे रहे हैं। सामान्य रूप से जिन समितियों में अभी ये समितियां बहुत थोड़ा खाद का व्यापार करती थी, खाद का अभी तक 100 करोड़ रुपया का ही प्रीपोजिशनिंग हमारे साथ रहती थी, अब हमने 150 करोड़ का कर लिया है। माने खाद में भी हमारा काम बढ़ गया। ऐसे ही जो ग्रामीण उत्पाद का है, जो किसान का उत्पाद है, उस उत्पाद का हम 6% खरीदते थे, अब हम 10% खरीदने लगे। तो इसलिए इनके काम बढ़ गए खरीदने के भी। आज हम धान खरीद रहे हैं, आज हम गेहूं खरीद रहे हैं, और जितना उन सरकारों ने, पिछली सरकारों ने खरीदा उससे 4 गुना और 5 गुना ज़्यादा खरीद रहे हैं। खाद भी ऐसे हम 2 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। तो इन सब के कारण इन समितियों को बढ़ रहा है। इनसे इतर हटकर दूसरे भी काम उनको दे रहे हैं।
और दूसरे कामों में हमने आपको जैसे बताया अभी कि बिजली का है और इसके अलावा और सब है। इसके अलावा किसान उपयोगी उपकरण जैसे ट्रैक्टर के पार्ट है, जैसे ये सारी चीज़ें जो इजीली गांव में आदमी लेना चाहता है, वो चीज़ें, हंसिया है, खुरपा है, इन सारी चीज़ों को भी इन समितियों पर रखकर हम बेच सकते हैं। इसका भी बहुत सारी जगह कर रहे हैं, बहुत, और सबको हम प्रेरित कर रहे हैं कि इसको करिए। मंत्री जी, एक और बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में देखा गया है, खासतौर पर चाहे पुलिस विभाग हो या कृषि विभाग हो, बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं कालाबाजारी और डुप्लीकेसी खाद और बीज में। तो ये किसानों तक ओरिजिनल खाद और ओरिजिनल बीज पहुँचे, डुप्लीकेसी ना हो, इसको रोकने के लिए किस तरह के उपाय? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि की खाद में नकली खाद मिल रही है। काला बाजारी की तो बात ये होती है कि जहाँ तक खाद की हम आपूर्ति करते हैं, यदि एक दिन भी खाद में हमको विलंब हुआ, हालांकि हम 150 करोड़ रुपए की खाद प्री पोजिशनिंग में रखे रहते हैं, और प्री पोजिशनिंग की खाद मार्केट की नहीं, उसके लिए नहीं होती, वो आवश्यकता के लिए होती है। तो भी यदि किसी क्रय केंद्र पर हमारे एक दिन खाद नहीं और लोग पहुंच गए, तो दूसरी जो दुकानें हैं वो अपने आप उसका दाम बढ़ाने लगती हैं। बीज का तो नेचर ही बदल गया। कभी हमारे यहाँ बीज बहुत सारा वितरण करते थे, अब उसका नेचर बदल कर, क्योंकि सब्सिडी जाती है किसान के खाते में, इसलिए अब उसका अपने आप उसमें वो आया है। लेकिन इन दोनों में हमारी सरकार बहुत गंभीर है, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है, और खाद बीज की सारी समस्याओं को हम लोगों ने हल कर लिया है। यदि कहीं निकल कर आता है तो उसमें कठिन से कठिन कार्रवाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं और करते हैं। मंत्री जी, आप करीब अगर 20-25 साल पहले किसान मंडी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबा अनुभव है। आज मंडियों की अगर हम हालत देखते हैं तो किसानों को मंडियों में फसल बेचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उनको वो रेट नहीं मिलते। कई जगह अभी कार्रवाइयाँ हुई कि कम रेट पर मंडी में ही खरीदारी हो रही थी। तो इस व्यवस्था को कैसे सुव्यवस्थित करेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। हम जहाँ तक मंडियों का सवाल है, मंडियों में तो अब ये प्रतिबद्धता अभी देख लिया, नए कृषि कानून में हमने मंडियों की प्रतिबद्धता समाप्त की, बाध्यता नहीं है। नहीं, जब बाध्यता रहती थी तब दिक्कत होती थी कि जो सरप्लस, जैसे मैं बहराइच जिले का हूँ, बहराइच जिले में चावल लोग बाराबंकी से लेकर आते थे और गुड़ लेके आते थे लखीमपुर से, लेकिन जैसे चावल घाट पर पहुंचता था, नदी पार करने, जिला पार करने लगता था, वहाँ सारी एजेंसियां सरकारी पहुंच जाती थी, उनसे टैक्स वसूलती थी और बिना किसी सुविधा के उनको आने नहीं देते थे। यही चावल की होती थी और यही गुड़ की होती थी। आज जब ये प्रतिबंध समाप्त हो गया है, अब कोई मंडी का प्रतिबंध नहीं है, तो अपने आप ये रिलैक्स हो गया। आप समझिए कि मंडी पर भी इन सरकारों, हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। एक कृषि कानून ने उसका रेट 1% कर दिया, 2% से घटाकर, जो मंडी का टैक्स है, और इसके अलावा जो फ्री कर दिया, अब किसान को जहां अच्छा लगेगा वहां जाके बेचेगा, ये सुविधा हो गई। तो इसलिए मंडियों के उसमें भी काफी कुछ सुधार हुआ है। जहां तक सवाल है कि रेट मिलने का, रेट के साथ एक चीज बाजार की डिमांड भी जुड़ी है। इधर के दिनों में बाजार की डिमांड गिरी है। जो गेहूं उस समय 2100-2200 था, वो गेहूं आज 1500-1600 में है, वो डिमांड गिरने के कारण है। जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप रेट बढ़ जाएगा। सर, 2020 साल बड़ा खराब रहा देश और दुनिया के लिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी एक बात देखने को मिली कि खाद्यान्न वितरण उपलब्ध था, खाद्यान्न, और उसका बहुत अच्छे से वितरण हुआ। कितनी चुनौतियां 2020 में आपके सामने आई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विभाग आपके पास था, और अब 2021 में क्या नई चुनौतियां देख रहे हैं आप? देखिए, 2020 चुनौतियों का था और संघर्ष का था, और हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने संघर्ष करके उसमें सफलता प्राप्त की। जहाँ तक हमारे विभाग का सवाल है, हमारे विभाग के सामने जिस समय कोरोना का और जिस समय लॉकडाउन लगा, उसी समय हमारे काम खड़े हो गए। ये जो चावल और गेहूं की निकासी वो हमारी ही थी, तो जितना हम निकासी कर रहे थे उससे 3 गुना और 4 गुना हमको निकासी करनी पड़ी। हमारा कर्मचारी जो 6 घंटे काम करता था, उसको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करने पड़े, तब जाके हम उसकी आपूर्ति कर पाए। माने कोरोना जैसी महामारी में या उस लॉकडाउन जैसे कठिनाई में भी हमारे न कर्मचारियों ने काम रोका, न हमारी दुकानें बंद हुई लगातार। ऐसे वही समय था खेती का, लोगों को खाद चाहिए थी, खाद की भी उपलब्धता हमने बना के रखी। लॉकडाउन में किसी ने खाद के लिए परेशानी नहीं बताई, लॉकडाउन में किसी ने इसकी आपूर्ति के लिए, अनाज आपूर्ति के लिए वो शिकायत नहीं की, भंडारण नहीं दे रहा है। ठीक इसी समय, लॉकडाउन के समय ही गेहूं तैयार हो गया,
और गेहूं तैयार होने के बाद गेहूं के क्रय केंद्र खोलकर हम लोगों ने गेहूं खरीदा। तो हमारा विभाग तो लगातार लॉकडाउन में भी काम करता रहा। किसान के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, किसान को प्रसन्न दिखना, यही हमारा वो है, यही हमारी सोच है और ये हम अपनी ड्यूटी मानते हैं, इसलिए उसी पर हमारा विभाग पूरी तरह से लगा रहा है। धान क्रय केंद्रों पर मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग शहरों में अलग अलग बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है, गड़बड़ियां खत्म क्यों नहीं हो पा रही हैं सर? और मेन कारण तो देखिए वही है जो मार्केट की डिमांड है जी। सामान्य रूप से जिस समय धान आता था या कोई अनाज उत्पाद आता है, हम खरीदते हैं और उत्पाद की मार्केट के उसमें यदि अंतर 300 रुपये का होता है, 400 रुपये का होता है, तो हमारे यहाँ भीड़ नहीं लगती। गेहूं हम 100% जितना हमारा लक्ष्य था हम नहीं खरीद पाए, हमने 85% खरीदा और गेहूं उस समय 2100 चला गया, आज गेहूं 1500 में पहुंच गया बाजार की डिमांड न होने के कारण। ठीक इसी प्रकार से धान की भी डिमांड घटी है, धान भी आज मार्केट में 1200-1300 से ऊपर नहीं जा रहा है। इससे ऊपर चला जाए हमारी सारी वो दूर हो जाएगी। हमको धान भी खरीदना है, पिछली सरकारें 6% से ऊपर नहीं खरीदती थी, हम 10% ऊपर और उससे ज्यादा खरीदना है। जो हमको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य से 135% हमारे दो विभाग हो गए। पैसे का अभाव हम लोगों को लग रहा है, लेकिन सारी व्यवस्था कर रहे हैं, किसान को नहीं परेशान होने देंगे और अपना लक्ष्य पूरा हो गया तो भी आगे बढ़ेंगे। ये काम हमारा लगातार चल रहा है। मंत्री जी, अब किसानों को भूमि विकास बैंकों से आसानी से सुविधाजनक रूप से ऋण मिल सके और वो कृषि कर सकें, बैंकों में जो भ्रष्टाचार होता है वो न हो, इसके लिए क्या तैयारी है, क्या इंतजाम किया जा रहा है? देखिए ऐसा है, अब तो मॉनिटरिंग उसकी और भी बढ़ गई है। इधर कम से कम एलडीबी ने हमारे लोन वितरण में भी उसका बहुत घटा है। घटने का कारण यह है कि हम पर बहुत कर्ज था। आज की डेट में हमने मैक्सिमम कर्ज पाट दिया है। आने वाले दिनों में 173 करोड़ रुपया हमको केवल देना है, इसको दे देंगे तो हम और बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जब हम आए थे तो 3200 करोड़ रुपया हम पर कर्ज था, आज 173 करोड़ कर्ज है। ये हमारे लिए ये लगता है कि एक जरा सुख की अनुभूति होती है, कर्ज का बोझ घटा है। और जैसे जैसे कर्ज का बोझ घटेगा वैसे वैसे ही हम वितरण शुरू कर देंगे। और आप ये मानकर चलें, योगी सरकार में ये भ्रष्टाचार का ये विषय निकल कर नहीं आने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि पहले उसी पैसे को ट्रांसफर करते रहते थे। जब पैसे को ट्रांसफर करते रहते थे तो उसी में हिसाब किताब करते थे। अब पैसे का ट्रांसफर का विषय खत्म हो गया, क्योंकि हमने एक मुश्त समाधान योजना लागू करके बहुत सारे लोगों को एकदम किनारे लग दिया, उनका खाता साफ हो गया। अब जब खाता साफ हो गया तो लेगा तो नया लेगा, पलटैया कहां से करेगा? और नए जिनको देंगे उनको नया देंगे। तो इसलिए इसकी संभावना अब बहुत कम है और कहीं कुछ मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, पिछली सरकारों में देखें या 3-4 साल पहले तक हम देखें तो सहकारिता में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहता था, लेकिन इधर जनता ने और लोगों ने बीजेपी को चुना। तो जिस मकसद से चुना था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? उस तरफ बढ़ रहे हैं, इतना ही कह सकते। पूरा हो गया है तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि 30-30 साल हो गया था। हमारा एक्ट कहता है हम व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, प्रत्येक वर्ष अपने आय व्यय का लेखा जोखा करें और उसको हमारे साधारण सदस्यों के सामने रखें। उसको कहते हैं एजीएम, सामान्य प्रबंधक की बैठक। 30-30 साल से लोग कर ही नहीं रहे थे। हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया तो अपने आप सबको अब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बैलेंस बनवाना है तभी होता है। तो अब हिसाब किताब तो होने लगा। अब सख्ती से, यानी पिछली सत्र में हम लोगों ने लगभग 96% समितियों का और शीर्ष संस्थाओं का सबका एजीएम कराया। ये अपने में बहुत यूनिक है और वो इस दिशा में काम है कि हिसाब किताब साफ रहेगा। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना है तो आदमी हिसाब लेके जाएगा, और यदि उसको पता है 30 साल तक हमको हिसाब ही नहीं देना है तो बचते ही नहीं देखता है, उसी में वैसे पड़ा रहता है हिसाब किताब। जब पूछिए तो कुछ बता देता है। अब तो ऑडिट होना है, इसलिए उसको ठीक ठाक करता है। सरकार के अभी 3.5 साल पूरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खास तौर पर निशाने साधे हैं, कहा है कि काम नहीं हुआ है, सिर्फ आंकड़े पेश किए गए हैं सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? उनको भले काम न दिख रहा हो, लेकिन समाज को काम दिख रहा है। आज लोगों को दिख रहा है कि गांव में सड़कें बनी हैं, आवास बने हैं, शौचालय बने हैं, पढ़ाई लिखाई दवाई सब हमारा विषय है।
आज स्कूलों की दशा देखकर लोग खुश हो जाते हैं कि स्कूल कैसा हो गया है। कपड़े स्कूल के ड्रेसेस को देखकर, बिजली की आपूर्ति को देखकर, दवाइयों के लिए आयुष्मान कार्ड को देखकर, आवश्यकता पड़ने पर अनाज की आपूर्ति देखकर, खाद बिजली पानी का देखकर, इन सब को देखकर लोगों को आश्वस्त हो रहा है। और जो हमारे आका हैं, जिनके लिए हम कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, वे उनको अनुभव हो रहा है, उनकी अनुभूति में ये है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। रही बात विपक्षी दलों का, तो उनका तो स्वाभाविक है, उनको कुछ ना कुछ तो हमारे खिलाफ कहना ही है। उत्तर प्रदेश में सर अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो अभी सामने पंचायत चुनाव है और फिर 2022 का चुनाव है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अपने अलग अलग दावे हैं, बसपा भी है सामने। ऐसे में आगे क्या चुनौती रहेगी? हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो अगड़ी, पिछड़े, अनुसूचित, इन सब से परे हटकर सर्व समाज के लिए काम करने का है। हमने सड़कें बनवाई हैं, वो गांव छांट कर नहीं बनवाए हैं कि इतने अल्पसंख्यक गांव चाहिए, इतने अनुसूचित गांव चाहिए। पहले सरकारें यही करती थी, हमारी सरकार ने ये नहीं रखा है। हमारी सरकार ने क्राइटेरिया पहले रखा 1000 आबादी, 500 आबादी, 300 आबादी और उसके बाद सब। तो जब हम आबादी रखेंगे तो ये प्रतिबंध हमारे समाप्त हो गए। ठीक इसी प्रकार से कहीं भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी गैस कनेक्शन में फला वर्ग को दिया, फला वर्ग को नहीं दिया, ये फला वर्ग को दिया, फला, कहीं आपको शिकायत नाम की चीज ही नहीं मिली। तो इसलिए इन प्रतिबंधों से हम दूर हैं। यह जो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, वे जातिवादी राजनीति में अपनी बातें उभार कर लाएं। हम जातिवाद राजनीति का न चर्चा करके, न चिंता करके सर्व समाज की चिंता कर रहे हैं और सर्व समाज उसका अनुभव कर रहा है। यदि सर्व समाज ने साथ न दिया होता तो 14 में, 19 में, 17 में हमारी सरकारें और अच्छे उससे बन रही हैं। और आने वाले इन सारे चुनावों में आपने देखा है, चाहे बिहार हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे एमएलसी के चुनाव हो, सब में है, तो ये जनता उसको देख रही है। इसलिए सर्व समाज का साथ है हमारे। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि उनकी सरकार में बनाई गई योजनाओं और किए गए कार्यों का वर्तमान सरकार फायदा ले रही है, श्रेय ले रही है। अब उनको देखना चाहिए उन्होंने कितना किया था और अब कितना हुआ है। अब ये है उनकी सरकार कोई अधूरी रख गई होगी, सड़क तो बन गई होगी, यदि कोई उनकी सड़क उजड़ गई होगी तो हमने लेपन कर दिया होगा। हम ये तो कहने वाले नहीं हैं कि फलाने किस काल में सरकार बनी थी तो इसलिए नहीं, हम सड़क तो सबकी है। इसलिए उनकी सरकार में बनी हुई सड़क अधूरी है तो भी हम पूरी करेंगे, उजड़ रही है तो उसको हम ठीक कराएंगे। ये नहीं कहेंगे उनकी सरकार की थी इसलिए नहीं करेंगे। यदि इसको मानते हो, बुरा मानते हो तो बुरा माने, हम ये मान के चलते हैं जनता का पैसा है, जनता के लिए है, हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए काम को करेंगे। 12 सीटों पर सर एमएलसी चुनाव होने जा रहा है, 12 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। 9 सीटें तो आपकी पक्की हैं, 10वीं सीट के लिए क्या बसपा या किसी का साथ लेंगे? अभी शीर्ष संस्थाओं का निर्णय हुआ, शीर्ष ऊपर के लोगों का क्या परिस्थितियां बनेंगी उस पर निर्णय लेंगे वो। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है, किसान कल्याण मिशन। कितना फायदा होगा? 21 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। सामान्य रूप से किसान जो केवल खेती पर ही अपने धान, गेहूं, मक्का पर निर्भर रहता है, उस किसान को उसके साथ दूसरे तमाम चीजें जोड़ी जा रही हैं और उनके कारण वो लाभान्वित होगा। जिस किसान से कल हमने देखा है आज अखबार में, रामशरण वर्मा से हरी झंडी दिखवाया है दैनिक जागरण के लोगों ने अपनी उस गाड़ी को। अब इस किसान का रामशरण वर्मा का नाम कैसे हाईअप हो गया? केवल इसलिए क्योंकि वो तो सामान्य किसान है, लेकिन आज खेती करके, अपने व्यवसाय करके, अच्छे फल और सब्जी पैदा करके यदि वो धान गेहूं में ही खाली परेड करता रहता तो बात नहीं बनती। धान गेहूं को भी छोड़ना नहीं है, लेकिन धान गेहूं के साथ अन्य कॉमर्शियल क्रॉप्स पैदा करके हमको अपनी हैसियत को ठीक करना है, या कॉमर्शियल उद्यम जो खेती से संबंधित है उनको करके हमको अपने को विकसित करना है। मंत्री जी, एक बड़ी समस्या हर साल देखने को मिलती है, तराई वाले जिले, श्रावस्ती हो, बहराइच हो, लखीमपुर हो, हर साल नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, बाढ़ आती है और लंबा नुकसान होता है, किसानों की फसलें भी चली जाती। कुछ ऐसी योजना ला रहे हैं जिससे ये इस नुकसान को कम किया जा सके? अब देखिए, बाढ़ समस्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी बाढ़ग्रस्त है और हम सब लोग बाढ़ग्रस्त एरिया में चाहते हैं कि नए नए छोटे छोटे उनकी जितनी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ केला बहुत हो रहा है। हम चाहते हैं कि केला के लिए हमारे ज़िले में कोई एक फैक्ट्री लग जाए। मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने सहमत भी व्यक्त किया है, उसकी योजना भी बनी है, हो रही है। यानी नए छोटे छोटे उद्योग खड़े कर दिए जाएं तो ये सारे लोग जो बाढ़ क्षेत्र के लोग हैं,
जो केवल इस पर निर्भर होते हैं, ये उन सारी चीज़ों को निकाल कर इस धंधे में लगा लें, अपने और दूसरे भी काम कर पाएँ। बिल्कुल ठीक बात है मंत्री जी। 2021 ये चुनावी साल होगा, चूँकि 2022 में चुनाव होना है। ऐसे में सहकारिता विभाग की बात करें, 3.5 पौने 4 साल हो गए। अब नए साल में क्या नया देखने को मिलेगा? हमें चाहते हैं कि सहकारिता आंदोलन जरा बलवान हो, और उसके लिए एक योजना है हम लोगों की। हमारी साधन सहकारी समितियां 7479 7479 हैं, माने प्रत्येक न्याय पंचायत में हमारी समितियां हैं। उनको, उन समितियों को इतना डेवलप कर दें कि वहाँ का किसान जो उनसे जुड़ा हुआ है वह अनुभव करे ये समितियाँ नहीं हैं, ये हमारी समितियाँ हैं, माने हमारी छोटी छोटी सारी सामग्री यहाँ मिल सकती है। इतना उसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको आत्मीयता अनुभव हो ऐसा करना चाहते हैं। और इसीलिए जब हम एजीएम कराते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें उसका हिस्सा है, उसके हिस्से को उसको मिलना चाहिए। चाहे आप 1 कप चाय पिलाइए उसके हिस्से की, लेकिन कहिए ये आपका हिस्सा है, दे रहे हैं, माने आप एहसान नहीं कर रहे हैं, उसका हिस्सा दे रहे हैं। ये भाव जगेगा, जब अपनत्व का भाव जगेगा कि हमारी संस्था है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ भला ही करेगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल है मेरा इस इंटरव्यू में। नए साल में उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम संघर्षों से निकले हैं, लेकिन अब विकास की ओर अग्रसर हैं। हमने देखा है 2020 में वह कठिन से कठिन काम हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है, जिसकी कल्पना करके लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन अब 2021 हमारा विकास का वर्ष है। उन्हीं सारी योजनाओं को हम आगे ले जाएंगे। यदि हम कोरोना से त्रस्त थे 20 में, तो 21 में हमने वैक्सीन बना ली है। तो हम लगातार अब प्रगति की ओर हैं और कामना करते हैं हमारा सुंदर उत्तर प्रदेश, वैभवशाली उत्तर प्रदेश, खुशहाल उत्तर प्रदेश, सबके चेहरे पर मुस्कान आए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी समय देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो आप थे मुकुट बिहारी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर, सहकारिता क्षेत्र में किसानों के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, इस पर बात की और तमाम हमारे सवालों के जवाब भी दिए। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही, इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।